अभी की सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है और चुनाव आयोग ने चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया है। बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत कई जगहों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है कि आखिर वोट कब गिरेंगे, मतगणना कब होगी, रिजल्ट कब आएगा। सारी बातों का खुलासा चुनाव आयोग ने कर दिया है और इसी के साथ राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और बिहार में भी उपचुनाव होना है और इसको लेकर राजनीतिक पार्टियों की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। और हम इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार के किन किन विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होना है, किस लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है, आखिर यूपी की वो कौन सी सीटें हैं जहां पर चुनाव होना है, और झारखंड और महाराष्ट्र में जो चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है उसके बाद भाजपा और कांग्रेस नेताओं की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। और इसी के साथ बीजेपी नेताओं ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा है कि अगर झारखंड में विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीत दर्ज करती है और अगर बहुमत से सत्ता में आती है तो झारखंड में एनआरसी लागू कर दिया जाएगा। और इसके बाद बताया जा रहा कि रोहिंग्या एवं मुसलमानों को झारखंड से खदेड़ कर भगा दिया जाएगा। आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी नई दिल्ली से आ रही है, जहां चुनाव आयोग ने कई राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और इसी के साथ ही चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया पर भी करारा हमला किया है। और इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा कि आखिर चुनाव आयोग ने क्या कहा है। आपको बताते चले कि चुनाव आयोग का कहना है कि हमारी वोटों की गिनती जब भी रिजल्ट आना होता है तो सुबह 8:30 बजे से मतगणना ही शुरू होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये मीडिया चैनल वाले 8 बजे से ही दिखाना शुरू कर देते हैं कि कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। और इस पर चुनाव आयोग ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और सवाल उठा दिया है। मीडिया पे एक बड़ा सवाल उठाया गया है और कहा जा रहा है कि ये लोग जो एग्जिट पोल जो बताते हैं, अपने एग्जिट पोल को सही ठहराने के लिए ये लोग पहले से ही, यानी कि मतगणना शुरू होने से पहले ही रिजल्ट बताना शुरू कर देते हैं और कहीं ना कहीं इससे बाद में जब रिजल्ट आता है तो ईवीएम को दोष ठहराया जाता है। अब आप सबसे पहले चुनाव आयोग की बात को सुन लीजिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात को सुनिए, उसके बाद हम आपको आगे की बात बताएंगे। जिस दिन पोलिंग खत्म हुई उससे रफली 3rd डे काउंटिंग होती है। तो आज शाम को 6 बजे से एक एक्सपेक्टेशन राइज हुई। सबने सोचा ये होने वाला है, जिसका कोई साइंटिफिक आधार, जिसका कोई लीक पब्लिक में डिस्क्लोजर में नहीं है। जब काउंटिंग का समय शुरू होता है तो 8:05 और 10 मिनट से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, जिस नॉनसेंस। आप बताइए, मेरी पहली काउंटिंग 8:30 बजे शुरू होती है और हमारे पास प्रमाण है इस बार कि 8:05, 8:10, 8:15 पर आने लगा, इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड। ऐसा तो नहीं है, आई एम जस्ट पोजिंग क्वेश्चन, वी आर नॉट गॉन इनटू दिस, बट ऐसा तो नहीं है कि एग्जिट पोल को जस्टिफाई करने के लिए वो शुरू में ट्रेंड्स आ गए कि हमने तो ऐसा कहा था, वैसे ही ट्रेंड हो रहा है, बाद में जो होगा वो होगा। और अचानक से पहला रिजल्ट एक राउंड का 8:30 बजे जब काउंटिंग शुरू हो रही है तो 9 बजने में 10 मिनट, 9 बजने में 5 मिनट से पहले 20 मिनट भी लगेंगे, एक राउंड में तो आ ही नहीं सकता। और हम उसको 9:30 बजे वेबसाइट पे डालते हैं, 9:31 पे एग्जैक्टली, कभी भी देख लीजिए एक के बाद एक। 9:30 पे हम उसको अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, फिर 11:30 पे डालते हैं, फिर 1:30 पे डालते हैं। चलिए, आपके कोई कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ मौजूद थे, उन्होंने पहले बता दिया। प्रोसेस काउंटिंग में रिजल्ट को स्क्रीन पे दिखाना पड़ता है, एजेंट के साइन लेने पड़ते हैं, ऑब्जर्वर से जस्टिफाई कराना पड़ता है, तो ऑफिशियल साइट पे आने में आधा घंटा लग सकता है। लेकिन 9 बजे से 9 बजने में 10 मिनट से पहले कैसे आते हैं? और उससे क्या होता है, एक तो एक्सपेक्टेशन है एग्जिट पोल्स की, उसके बाद 8:45 बजे तक मैंने दिखा दिया उसी के मापदंड से कि वो लीड कर रहे हैं लोग। तो वास्तविक रूप से जब वो एक्चुअल रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं तो एक मिसमैच होता है, एंड दैट मिसमैच इज ऑल्सो गिविंग
this can lead to serious issues sometimes. Even the gap between expectation and achievement is nothing but frustration. So ये एक विषय ऐसा है जिस पर हम तो नहीं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन एक कुछ ना कुछ मंथन की, कुछ ना कुछ, एंड आई एम श्योर जब इस देश में, जब कंट्री में इस तरीके की जरूरत होती है तो एक सेल्फ करेक्शन हो जाता है। आपने मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बातों को ध्यान से सुन लिया होगा। अब आपको बताते चले कि दरअसल लोकसभा, बिहार में लोकसभा चुनाव कई सारे विधायकों ने लड़ा था और इसके बाद बिहार में 4 विधानसभा सीट खाली हो गई थी जिस पर उपचुनाव होना है और बिहार में उपचुनाव की तारीखों का भी मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने ऐलान कर दिया है और बताया जा रहा कि मतगणना की तारीख भी घोषित कर दी गई है और मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव के 18 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। 25 अक्टूबर तक नॉमिनेशन दाखिल किया जा सकता है, 28 अक्टूबर तक नामांकन की जांच होगी, 30 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकते हैं, 13 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना होगी। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने आखिर कई राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर क्या घोषणा की है वो भी आप जरा सुन लीजिए। माननीय निर्वाचन आयुक्त श्री गणेश कुमार जी ऑन माई राइट साइड, निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह जी संधू ऑन माई लेफ्ट, आयोग के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और मीडिया के सभी फ्रेंड्स और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए सभी हमारे वोटर्स, आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। वी वेलकम यू ऑल एट दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस विच इज अबाउट द डिक्लेरेशन ऑफ द शेड्यूल फॉर द एनसुइंग स्टेट असेंबली इलेक्शंस इन महाराष्ट्र एंड झारखंड। फ्रेंड्स, मैं इस वार्ता को शुरू करने से पहले चुनाव आयोग की तरफ से और आपके माध्यम से सर्वप्रथम हरियाणा और जम्मू कश्मीर के सभी मतदाताओं को, वोटर्स को चुनाव में बहुत ही सशक्त, दमदार पार्टिसिपेशन के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर की आवाम ने जमहूरियत के जश्न को ऐतिहासिक बना दिया। भारी संख्या में पार्टिसिपेट कर अपने जमहूरी हक का शानदार उपयोग किया और जिसने लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी है। दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत हर चुनाव में गोल्ड स्टैंडर्ड्स तय कर रहा है, रिकॉर्ड बना रहा है। इन दोनों चुनावों में जो जज्बा दिखाया गया वो लंबे समय तक याद रहेगा। आप सबको वो पिक्चर्स, वो माहौल निश्चित रूप से याद रहेगा। जम्मू कश्मीर की आवाम ने जमहूरियत के जश्न में लोकसभा चुनावों में जो बुनियाद बनाई थी उस पर एक बहुत ही सशक्त इमारत असेंबली इलेक्शंस में लिखी है और इस जनादेश ने नई आशाएं और उम्मीदों को संचार दिया है। नाउ इट इज ओवर टू द पीपल ऑफ J&K टू टेक दिस डेमोक्रेटिक जर्नी फॉरवर्ड। और हम एक नया गोल्ड स्टैंडर्ड और सेट कर रहे हैं। जस्ट टू रिमाइंड यू, जस्ट टू रिकॉल, चुनाव घोषणा के समय ही हम अपना इरादा घोषित करने लगे हैं। हम अपनी विल और इंटेंट को पहले बताते हैं और उसे पूरा करके दिखाते हैं। जस्ट टू टेक यू डाउन द मेमोरी लेन, लोकसभा के चुनाव के समय, अनाउंसमेंट के समय हमने वादा किया था कि हम 4M की चुनौतियों से निपटेंगे और हिंसा, पुनर्मतदान, धन और सोशल मीडिया के दुरुपयोग की अनुमति नहीं देंगे। और आप सब जानते हैं कि हमने वो करके दिखाया। भारत के चुनावों की गोल्ड स्टैंडर्ड्स की कड़ी में हम एक और नया अध्याय लिख रहे हैं। इसी को आगे बढ़ाते हुए J&K अनाउंसमेंट के समय अगर मैं आपको फिर से याद दिलाऊं कि चुनाव से पहले किस प्रकार की थ्रेट्स थी, आतंकी हमले बढ़ रहे थे। लोग, आप सब लोगों में से बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि पता नहीं चुनाव आयोग J&K में चुनाव कराएगा कि नहीं कराएगा। और 16 अगस्त को जब चुनाव की घोषणा का समय था तो इसी प्लेनरी हॉल में हमने अपफ्रंट और बोल्ड वादा किया था और मुझे याद है मैंने कहा था कि जमहूरियत के जश्न में आपकी शिरकत दुनिया देखेगी नापाक इरादों की शिकस्त की कहानी। और वो कहानी आपने सबने देखी और वो कहानी पूरे वर्ल्ड ने देखी। चुनाव को इंड्यूसमेंट फ्री बनाया गया और जहां J&K में चुनाव कराने का विषय होता था वहां सीजर्स में 130 करोड़ रुपए के सीजर्स हुए, विच इज 100 टाइम्स मोर देन 2014 इलेक्शंस। तो पहले ये बात भी नहीं होती थी कि सीजर्स भी करना है, इस पावर को रोकना भी है। सिमिलरली इन हरियाणा, सीजर्स वर टू द ट्यून ऑफ अराउंड 75 करोड़, 4 टाइम्स मोर देन 2019 इलेक्शंस। इन दोनों राज्यों के चुनावों में भी नील रीपोल रहे। देयर वाज नॉट इवन अ सिंगल रीपोल इन बोथ द स्टेट्स, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। कोई वायलेंस नहीं हुई, जीरो वायलेंस, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। एक भी लाठी नहीं चली, एक भी गोली नहीं चली। आप सब इस बात के गवाह हैं। आपने देखे शिकस्त के नजारे। एंड लेट अस गिव एन ओवेशन टू द वोटर्स ऑफ जम्मू कश्मीर एंड हरियाणा। चुनाव दर चुनाव घटती हुई हिंसा, बढ़ती भागीदारी, रिकॉर्ड सीजर्स, मतदाता बिल्कुल स्पष्ट संदेश दे रहे हैं दैट दे आर फुल बिलीव, दे आर वेरी वेरी पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी अगर मुझे याद आए तो कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है क्या।
हम उसकी बिना चिंता किए आगे बढ़ते हैं, अपना काम सशक्त तरीके से करते हैं, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। सो फ्रेंड्स, नाउ वी कम टू महाराष्ट्र एंड झारखंड, जहां पर अब उत्सव का समय है। हाल ही में हमने झारखंड और महाराष्ट्र में विजिट की थी और वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज, डीओज, एसपीज, आईजीज, कमिश्नर्स, एनफोर्समेंट एजेंसी सबके साथ बैठक की थी और पूरे व्यवस्था को समझा और उसका रिव्यू किया था। So before we come to the schedule, let me share some basic information about these two states with you. Total districts in Maharashtra are 36 with 288 assembly constituencies, of which 234 are general and scheduled tribes constituencies 25 and SC constituencies 29. Term of the assembly of the Maharashtra is ending on 26 November 2024. If we talk about the number of electors in Maharashtra, they are 9.63 crores, 4.97 crores male and 4.66 crores फीमेल वोटर्स। यंग वोटर्स की संख्या जिस पे काफी जोर दिया गया था एसएसआर में 1.85 करोड़ और उसमें से 20.93 lakhs आर फर्स्ट टाइम वोटर्स ऑफ 18 to 19 एज ग्रुप। इफ वी टेल यू अबाउट द पोलिंग स्टेशंस इन महाराष्ट्र, देयर आर टोटल 1,186 पोलिंग स्टेशंस and at 52,789 locations, urban being 42,604 and rural being 57,582. इस बार भी हम पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड बूथ्स बनाएंगे, विमेन मैनेज्ड बूथ्स बनाएंगे महाराष्ट्र में भी। मॉडल पीएसएस की संख्या 530 रहेगी। अगर झारखंड में की चर्चा करें तो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या है 24, टोटल असेंबलीज 81, जिसमें से जनरल 44, एसटीज 28 एंड एससीज 9। झारखंड की असेंबली का टर्म 5 जनवरी 2025 को कंप्लीट हो रहा है और अगर झारखंड में इलेक्टर्स की बात करें तो 2.6 करोड़ वोटर्स, जिसमें 1.29 करोड़ फीमेल एंड 1.31 करोड़ मेल। फर्स्ट टाइम वोटर्स बिटवीन 18 to 19 years are 11.84 lakh and 66.84 young voters in Jharkhand also. In the centenarian, number of centenarian voters is 1,706 and 3.67 lakhs PWD voters, plus 1.14 lakh voters are of the age of 85 and plus in Jharkhand. If I give you an overview of polling stations in Jharkhand, पूरे पोलिंग स्टेशंस की संख्या होगी 29,562 और जो कि 20,221 लोकेशंस पर फैले हुए होंगे। अर्बन संख्या वहां कम है 5,042 और रूरल परिवेश ज्यादा है, इसलिए रूरल बूथ्स की संख्या होगी 24,520। यहां पर भी वीमेन मैनेज्ड बूथ्स, यूथ मैनेज्ड बूथ, पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड बूथ्स बनाए जाएंगे। एवरेज वोटर्स की संख्या पर बूथ इज 881। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पे जैसे मैंने पहले भी आपसे चर्चा की है, कमीशन का उनको एनरोल करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए बहुत एम्फेसिस है। महाराष्ट्र में 3 पीवीटीजीज हैं, कटकरी, कोल्लम एंड मारियागौंड, और झारखंड में 8 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनकी आबादी 1.78 लाख है। उसमें असुर, बिरोर, मालपाड़िया, पहाड़िया, सौर्या, पहाड़िया, ब्रजिया, कोवार एंड सावर, इन सबका लगभग 100% एनरोलमेंट इलेक्टरल रोल में किया गया है। सभी डीओज ये कोशिश करेंगे जो भी बूथ्स इनके यहाँ बने वो एक बहुत सहज इनके ही परिवेश में बने और इस तरह की स्वीप एक्टिविटी करें कि वो सबके सब अधिकतर मात्रा में अपने मतों का प्रयोग कर सकें। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि सभी पोलिंग स्टेशंस पे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज होंगी। पिछली बार मुंबई शहर से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन या शिकायतें आई थी कि वहां पर कुछ बूथ्स पे ज्यादा पोलिंग स्टेशन एक जगह होने की वजह से प्रॉब्लम थी। इस बार हमने रिव्यू में बहुत ही सख्त हिदायतें दी हैं, उनको रिव्यू किया, रेशनलाइज किया गया पोलिंग स्टेशन को। तो हम उम्मीद करते हैं डीओज विल वर्क और वहां इस बार म्युनिसिपल कमिश्नर मुंबई को डीओ भी घोषित किया गया है ताकि जितने रिसोर्सेज उनके पास हैं उन सबको वो उसमें इस्तेमाल कर सकें। एक और व्यवस्था की गई है जो हम पीछे से कोशिश कर रहे थे, अब हमने उसकी इंस्ट्रक्शंस भी इशू कर दी हैं कि पोलिंग लाइन जब लगती है तो उसमें लाइन के बीच में भी थोड़ी कुर्सियां या बेंच लगाएं ताकि अगर आधा घंटा लग रहा है तो बीच बीच में कहीं ना कहीं 5-7-10 मिनट के बाद आप 2-3 मिनट के लिए बैठ जाए तो थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब थकान थोड़ी कम महसूस होती है, खासतौर से बुजुर्ग लोगों को। तो ये व्यवस्था भी सब पोलिंग स्टेशंस पे रहेगी। Friends, if I come to the next, ease of voting for senior citizens PWDs, this will be followed. You have all the experience of the pan-India coverage of facilities for the persons with disabilities and senior citizens. हर senior citizen जो 85 years से ऊपर हैं, उनको घर से वोट देने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। फॉर्म 12D वितरित किए जाएंगे सबको और जो भी उसको भर के देते हैं उनके पास में हमारी टीम वोट लेने जाएगी
और जाने के समय में सभी कैंडिडेट्स को लिखित में उस रूट चार्ट का और उस जगह की सूचना देगी ताकि वो साथ में एकम्पनी कर सकें और उनको ऐसा महसूस ना हो कि किसी के घर पर किसी ने प्राइवेसी ऑफ द वोट को नहीं मेंटेन किया. दे आर एंटाइटल्ड, दे आर वेलकम to participate and go along with the polling parties to the houses of the senior citizens and PWDs. और पूरी जो व्यवस्था है उसकी वीडियोग्राफी ऑफ कोर्स गोज विदाउट सेइंग विल बी डन सो दैट देयर इज ए फुल प्रूफ रिकॉर्ड. वैसे भी पूरे चुनाव में आप जानते हैं कि कोई भी प्रक्रिया ऐसी नहीं है जिसमें वीडियोग्राफी ना होती हो, जिसका रिकॉर्ड ना रखा हो, सो दैट जहां पर कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट ना करते हो और जहां पर वीडियोग्राफी ना होती हो. सो एवरी प्रोसेस ऑफ दिस कैन ऑलवेज बी चेक्ड एंड सीन. जैसे क्रिकेट में एक्शन रिप्ले होता है, तो अगर वहां गेम के समय एक्शन रिप्ले नहीं हो सकता तो बाद में हर जगह हर प्रोसेस की वीडियोग्राफी को देखा जा सकता है. इसी प्रकार से जो नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो जो टेक्नोलॉजी है उसका हम फिर से बहुत यूज करेंगे. वोटर हेल्पलाइन ऐप में सभी वोटर्स अपनी सारी डिटेल्स देख सकते हैं. वो कहां मतदाता सूची में कहां नाम है, कहां फैमिली टुगेदर है, कहां उनको पोलिंग स्टेशन है, वो सब चीज देख सकते हैं. सी विजिल ऑफ कोर्स वी हैव बीन वेरी एंथ्यूज्ड. जैसे लास्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हमारे 10,000 करोड़ के सीजर्स हुए, जैसे मैंने अभी बताया J&K एंड हरियाणा में भी रिकॉर्ड सीजर हुए. वी आर श्योर दैट इन झारखंड एंड महाराष्ट्र ऑल्सो द वोटर्स दी एनलाइटेंड वोटर्स विल इन्फॉर्म अस ऑन सी विजिल अबाउट एनी मैल प्रैक्टिस विच दे नोटिस इन देयर एरिया एंड वील रीच देयर इन 90 मिनट्स टू हैंडल इट. सभी कैंडिडेट्स जिनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है उन्हें अपनी सूचना देनी पड़ेगी 3 बार पेपर्स में, और सभी वोटर्स एज ए मैटर ऑफ राइट कैन सी ऑन आर ऐप विच इज KYC नो योर कैंडिडेट. हमने जो मीटिंग्स मैं आपको सिर्फ सारांश में ये बताना चाहता हूं कि जो मीटिंग्स हमने झारखंड और महाराष्ट्र में की तो DOs स्टेट एजेंसीज को बहुत ही सख्त हिदायतें दी हैं. मतलब बहुत ही सख्त मीन्स बहुत ही सख्त की वो हर तरीके से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे, हर तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड को एस्टेब्लिश करेंगे. उनको ये स्पष्ट बताया गया है कि किसी भी पदाधिकारी के विरुद्ध अगर ऐसी सूचना आती है और ये प्रमाणित होता है कि उन्होंने कोई भी कार्य ऐसा किया जिससे लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होती है, एक पार्टी को पक्ष एक पार्टी को नुकसान, तो वेरी स्टर्न एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट देम. दिस हैज बीन वेरी वेरी क्लियरली टोल्ड टू एवरीवन. किसी भी तरीके का प्रलोभन, वही 4 M's जो पहले हमने बात की थी, मनी का डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन, शराब का डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन विल ऑल बी अंडर स्ट्रिक्ट वॉच. ऑल एयरपोर्ट्स, all landings of the aircrafts in the field will all be checked. There would be extensive polling the checkposts on the borders of the interstate for checking interstate movement. और कहीं से भी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स वहां बनाने के लिए कहा गया है, यानी जिसमें एक्साइज भी होगा, पुलिस भी होगी, GST भी होगी, ट्रांसपोर्ट के भी लोग होंगे, ताकि वो 24/7 उनकी चेकिंग कर सकें. और साथ में ये भी हिदायत दी गई है कि चेकिंग का मतलब ये नहीं है कि कॉमन सिटीजन को कोई भी हैरेसमेंट होना चाहिए. दैट प्रिकॉशन मस्ट वेरी वेरी केयरफुली बी टेकन अबाउट ऑल ऑफ दैट. सभी पोलिंग स्टेशन 2 किलोमीटर के अंदर हों. किसी भी कंट्रोल रूम्स की स्थापना होगी हर डिस्ट्रिक्ट में, सो दैट दे कैन हैंडल दी सोशल मीडिया नैरेटिव्स इफ देयर इज एनीथिंग विच इज रॉन्गली बीइंग कन्वेड. ये सबका सब वहां पर निश्चित रूप से व्यवस्था. सारांश में इफ आई समराइज एवरीथिंग बिफोर कमिंग टू शेड्यूल, आई वुड लाइक टू से दैट चुनाव लोकतंत्र का ऐसा त्योहार है और ऐसा उत्सव और पर्व है जिसमें सभी वोटर्स की भागीदारी बिल्कुल आवश्यक है, वांछनीय है, आवश्यक है, रिक्वेस्टेड है. वी अपील टू एवरीवन टू कम एंड वोट इन लार्ज नंबर्स इन दीज इलेक्शंस ऑल्सो. साथ ही सभी राजनीतिक दल, सभी कैंडिडेट्स से भी अनुरोध है कि पूरे नियमों का पालन करते हुए कैंपेनिंग के दौरान निर्भय होकर कैंपेनिंग करें. लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिश करना हमारा काम है, लेकिन उसको वायलेट ना हो, उसमें कोई एक्सेसेस ना हो, ये उनका भी काम है. नाउ आई कम टू द शेड्यूल फॉर महाराष्ट्र. दिस विल बी इन सिंगल फेज. द notifications, date of notifications are in front of you. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October, and last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11/24, and you will notice that date of poll is Wednesday. This is deliberately, which lot of scheduling, whatever goes into scheduling, we have tried that it is midday, so that issue of urban apathy is handled. And in case of urban apathy, we are really very concerned. We want to make appeal through you to all our esteemed voters in the urban areas to please come and vote. It's not a healthy trend which is reflected.
If I give you a brief of what is happening across the elections in the urban apathy, we will share this slide with you. If you look at various states, you look at Gurgaon, you look at Faridabad recently. Last elections, you look at Jubilee Hills, Hyderabad. You look at Bangalore South. You look at Gujarat, Gandhinagar, Kolaba, Mumbai City, Pune, Thane. All are much, much below the state averages of each state. We will be conducting a special meeting of the municipal commissioners and DOs within a week's time to appeal again to do whatever we can do to motivate the voters in the urban areas, but the trends are really not good. If I show you the Lok Sabha, that was the Lok Sabha. If I show you legislative assemblies, see the lowest. The Kolaba was just 40%. 62 of 64 urban ACs in Maharashtra were less than the state average in 2019. So was the case in the parliamentary elections 2024 also. And just to give you a contrast, if you compare, so what was the situation in Lok Sabha in Kalyan was 50%, Mumbai South 50, Mumbai North, Thane, Pune, Mumbai South, everything 53%. And these were the lowest 6 parliamentary constituencies out of the lowest 10. So that's the state of the urban apathy. We would be doing everything to counter it. Last time in 24 elections, we had all celebrities, all corporates, Amul, everyone involved. We'll do it again. And we'll also, at this point, emphasize that this contrasts with a very positive trend in the constituencies like Doda, 72%, Riyasi, 74%, Punch, 74%, Rajouri, 71%. If they can go 70 plus, Kolaba can also go 40 plus. In 24 Lok Sabha elections, Bastar was 68%, 69%, Gadchiroli, Manipur, states after state, tough areas. So we'll be requesting through you, we'll have a special drive this time for the slum areas in urban areas and also the colonies, all alike, to have a real urban push. I do not want to name a specific thing, but there are booths in Faridabad and Gurgaon in the recently held elections, and they are the poshest places where voting has been around 20%. So again, we will be doing a lot of work on this to do whatever we can do to attract the urban voters. Now, friends, coming to Jharkhand. Jharkhand एक बहुत ही समृद्ध स्टेट है, बहुत ही उसकी विरासत है, और वहां पर हम फिर से अपील करेंगे कि सब वोटर्स अधिक से अधिक मात्रा में वोट दें. शेड्यूल वुड बी लाइक दिस. झारखंड वुड बी इन 2 phases. The date of poll, first phase would be on, date of poll would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2, 29th. This slide we will share with everyone. And date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays. And date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. With this, we end our presentation with the request that through you, that all the voters of Jharkhand and Maharashtra कृपया बाहर आइए, कृपया वोट करिए. लोकतंत्र के उत्सव में आपकी भागीदारी के हम बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं आपसे. थैंक यू वेरी मच. So bye. So we will come back. We'll come back. So, okay. Sorry. By elections also. By elections. We have 48 ACs and 2 PCs in 15 states. They will also undergo the elections this time. All the 48 ACs and 2 PCs, the schedule would be like this. All the except 1 AC and 1 PC, where because of the festivities and some reason, all 47 ACs and 1 PC of Kerala would undergo the election along with the phase 1 of Jharkhand. The same schedule. 13th November would be date of poll, and only for 2 ACs, one for assembly and one for parliament. That is Kedarnath in Uttarakhand, because on 12th there is gazetted holiday and dispersal of the parties takes place on that day. Therefore, it is on 20th. And similarly for Maharashtra, except that everything would be during the first phase. Thank you very much. thank you, sir, for the very comprehensive briefing. Now we will take questions from the media. Please, the gentleman in the blue shirt, please. Thank you. सर, मेरा नाम प्रशांत लीला रामदास है. मैं न्यूज 18 लोकमत से हूँ, और मेरा एक सवाल इस तरह का है कि कांग्रेस ने डिमांड की थी
जो वहां के पुलिस महासंचालक है रश्मि शुक्ला, इनको हटाने को लेकर, इसको लेकर आयोग क्या सोच रहा है और उस पर क्या निर्णय होगा? Question from that side also. From the pink shirt, second row, Mr. Shailesh Yadav. सर सर मैं शैलेश यादव एएनआई से। अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा में, और लोकसभा इलेक्शन के बाद देखा गया है कि एग्जिट पोल जो हैं एकदम उल्टे रहे हैं या जो है एकदम गलत साबित हुए हैं, और इसको लेके पब्लिक में सवाल ये उठता है कि एग्जिट पोल में तो सरकार इनकी बन रही है और नतीजा उल्टा है, उस पर ईवीएम पे सवाल उठाए जाते हैं, जिसकी शिकायत आपसे कुछ पार्टियों ने करी थी, जिनका एग्जिट पोल में ये था कि सरकार बन रही है और जब ईवीएम का रिजल्ट आया तो सरकार बदल गई। तो इस तरह के एग्जिट पोल को लेकर आपको क्या कहना है, क्योंकि सवाल जब उठते हैं तो आपकी तरफ से जो है बाहर नहीं आता है कि क्या इलेक्शन कमीशन सोच रहा है इस पर? Last row, madam was raising the hand. Please. Yes. So just wanted a clarification for the assembly constituencies and parliamentary constituency by polls. So it's Wayanad and Nanded, the two parliamentary constituencies voting, right? Yes. Yes, yes. There is a EP. There is a EP pending. Yeah. Gentleman in the, yes, please. सर आई एम संदीप राजगोलकर फ्रॉम TV9 मराठी। मेरा सवाल ये है, जो अभी जो सरकार में जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको अब मिले, अपोजिशन को भी मिले, उन्होंने मांग की थी, जो पार्टी अभी सरकार में है उन्होंने मांग की थी कि एक फेज में ही वोटिंग हो, और अपोजिशन ने तब टीका पर की थी उन पर कि 2 या 3 फेज में होना चाहिए। तो उनकी मांग थी इसलिए किया क्योंकि छोटा हो के भी झारखंड में वहां पे 2 फेज है और महाराष्ट्र में 1 ही फेज है। Here, gentleman in the first row, please. गुड इवनिंग सर, सामने सर। मोहित दुबे न्यूज नेशन से हूं सर। मेरा सवाल ये है कि ईवीएम को लेके पहले भी आपने बयान दिया है, लेकिन एक बार फिर से ईवीएम को लेके शिकायतें विपक्षी दलों ने हरियाणा को लेके की है, बैटरी को लेके शिकायत की गई है। तो आप हमेशा ये कहते रहे कि निष्पक्षता के साथ हम चुनाव करवाते रहे, तो ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देंगे, ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे जो ईवीएम को लेके आपसे शिकायत करते हैं और इस बार बैटरी को लेकर शिकायत की गई है? तो पहले इसमें प्रश्न जवाब दे देता हूं। पहला प्रश्न था डीजी महाराष्ट्र के बारे में। सो DG's appointment in any state is governed by the procedure where the name of the senior most officers are sent to the UPSC. UPSC selects the person, and there is a honorable Supreme Court decision on this in Prakash Singh's case. The entire issue of this will be handled as per the legal pronouncements governing the subject. This name has been cleared by UPSC. But however, exactly what has been dictated, what has been ordered in this Honorable Supreme Court's order, this case will be handled according to that. Somebody asked about 2 phases in Jharkhand and 1 phase in Maharashtra. Do you remember how many phases were in Jharkhand last time? 5. And now you are asking about 2 also. There are factors in Jharkhand which are about the Naxal areas and others. There are concerns, therefore there are 2. And Maharashtra was 1, it is 1. Exit polls. Actually, I didn't want to touch this subject, but since you are asking, एग्जिट पोल्स के आने की वजह से, एग्जिट पोल्स के एक एक्सपेक्टेशन सेट करने की वजह से एक बहुत बड़ा, लेट मी एक्सप्लेन, एक बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन पैदा हो रहा है। ये आप सब लोग यहां हैं, ये एक आत्मचिंतन का और आत्ममंथन का भी विषय है प्रेस के लिए, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। पिछले कुछ इलेक्शन से 2-3 चीजें एक साथ हो रही हैं, अगर हम उसको पूरे कैनवस को एक साथ देखें तो, और ये सबके लिए समझना जरूरी है। पहले एक एग्जिट पोल आता है जिसकी हम उसको गवर्न नहीं करते, जो एस्टेब्लिश्ड रिजीम है, स्टैट्यूटरी एंड जुडिशियल रिजीम, उसमें हम उसको गवर्न नहीं करते। लेकिन एक खुद के आत्मचिंतन की जरूरत जरूर है कि वो उसका सैंपल साइज क्या था, उसका सर्वे कहां हुआ, उसका रिजल्ट कैसे आया, अगर मैं उस रिजल्ट से मैच नहीं किया तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं कोई डिस्क्लोजर्स हैं कि नहीं है, ये सब देखने की जरूरत है बहुत सख्त। देर आर बॉडीज विच गवर्न दिस, देर इज NBSA, देर आर अदर बॉडीज विच सेल्फ रेगुलेट, एंड आई एम श्योर द टाइम हैज कम दैट the associations, bodies which govern will do some self regulation, because इसी से जुड़ा हुआ दूसरा विषय है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस दिन पोलिंग खत्म हुई उससे रफली 3rd डे काउंटिंग होती है, तो आज शाम को 6 बजे से एक एक्सपेक्टेशन राइज हुई, सबने सोचा ये होने वाला है, जिसका कोई साइंटिफिक आधार, जिसका कोई लीक पब्लिक में डिस्क्लोजर में नहीं है।
जब काउंटिंग का समय शुरू होता है तो 8:05 और 10 मिनट से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, जिस नॉनसेंस। आप बताइए, मेरी पहली काउंटिंग 8:30 बजे शुरू होती है और हमारे पास प्रमाण है इस बार कि 8:05, 8:10, 8:15 पर आने लगा इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड, इतने की लीड। ऐसा तो नहीं है, आई एम जस्ट पोजिंग क्वेश्चन, वी आर नॉट गॉन इनटू दिस, बट ऐसा तो नहीं है कि एग्जिट पोल को जस्टिफाई करने के लिए वो शुरू में ट्रेंड्स आ गए कि हमने तो ऐसा कहा था वैसे ही ट्रेंड हो रहा है, बाद में जो होगा वो होगा। और अचानक से पहला रिजल्ट एक राउंड का 8:30 बजे जब काउंटिंग शुरू हो रही है तो 9 बजने में 10 मिनट, 9 बजने में 5 मिनट से पहले 20 मिनट भी लगेंगे एक राउंड में, तो आ ही नहीं सकता। और हम उसको 9:30 बजे वेबसाइट पे डालते हैं, 9:31 पे, एग्जैक्टली कभी भी देख लीजिए एक के बाद एक। 9:30 पे हम उसको अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, फिर 11:30 पे डालते हैं, फिर 1:30 पे डालते हैं। चलिए, आपके कोई कॉरेस्पॉन्डेंट वहां मौजूद थे, उन्होंने पहले बता दिया। प्रोसेस काउंटिंग में रिजल्ट को स्क्रीन पे दिखाना पड़ता है, एजेंट के साइन लेने पड़ते हैं, ऑब्जर्वर से जस्टिफाई कराना पड़ता है, तो ऑफिशियल साइट पे आने में आधा घंटा लग सकता है। लेकिन 9 बजे से 9 बजने में 10 मिनट से पहले कैसे आते हैं? और उससे क्या होता है, एक तो एक्सपेक्टेशन है एग्जिट पोल्स की, उसके बाद 8:45 बजे तक मैंने दिखा दिया उसी के मापदंड से कि वो लीड कर रहे हैं लोग। तो वास्तविक रूप से जब वो एक्चुअल रिजल्ट आने शुरू होते हैं तो एक मिसमैच होता है, एंड दैट मिसमैच इज ऑल्सो गिविंग this can lead to serious issues sometimes. Even the gap between expectation and achievement is nothing but frustration. So ये एक विषय ऐसा है जिस पर हम तो नहीं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन एक कुछ ना कुछ मंथन की, कुछ ना कुछ, एंड आई एम श्योर जब इस देश में, जब कंट्री में इस तरीके की जरूरत होती है तो एक सेल्फ करेक्शन हो जाता है, तो सभी रिस्पॉन्सिबल लोग इसका सेल्फ करेक्शन जरूर करेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। ईवीएम के बारे में आपने फिर से पूछा, बहुत बार मैं बता चुका हूं आपको, थोड़ा समय लगेगा तो फिर से बता देता हूं। 6 महीने, लगभग 5-6 महीने फर्स्ट एफएलसी शुरू होती है ईवीएम की। मैं 2 बात बता रहा हूं, बस मोटी सी 2 बात, बाकी सब आपको मालूम है, वो टेम्पर नहीं हो सकती, उसमें कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। अभी लोग पूछते हैं जब पेजर से उड़ा देते हैं तो ईवीएम को कैसे हैक नहीं कर सकते, ये भी पूछते हैं। जब कोई किसी कंट्री में पेजर से उड़ा दिया तो ईवीएम हो जाएगी। अरे भाई, पेजर कनेक्टेड होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होती। एनीवे, 2 बात मोटी मैं आपको बताता हूं, बहुत मोटी। 5-6 महीने पहले एफएलसी होती है, फर्स्ट लेवल चेकिंग ऑफ द ईवीएम्स, और मेरे पास में पूरा रिकॉर्ड है। ये हम जो भी ईवीएम की शिकायतें वायदे में आई हैं, वो हमारे पास 20 शिकायतें आई हैं। हर 20 शिकायत का हम इंडिविजुअल जवाब देंगे, फैक्ट बाय फैक्ट। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। वी विल कन्वे टू ईच कैंडिडेट टू एश्योर, दिस इज अवर ड्यूटी। एक्चुअली हमारी ड्यूटी है कि अगर कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए, तो हम उन्हें बताएंगे, निश्चित रूप से बताएंगे, लिख के बताएंगे, पूरा डिटेल्ड बताएंगे और जल्दी ही बताएंगे। तो आई एम नॉट गोइंग टू इंडिविजुअल केसेस, और उन सबको पब्लिश भी कर देंगे ताकि आप सबको भी पता लग जाए। बट फर्स्ट लेवल चेकिंग, रैंडमाइजेशन, सेकंड रैंडमाइजेशन, स्टोरेज में रखना, स्टोरेज से बाहर निकालना, कमीशनिंग करना, कमीशनिंग के बाद वापिस स्टोरेज में रखना, फिर उसको पोलिंग डिस्पर्सल के दिन ले जाना, फिर उसको बूथ पे पहुंचाना, बूथ पे पूरा दिन वोटिंग कराना, फिर सील करना, फिर वापिस स्टोरेज में रखना, फिर काउंटिंग के दिन निकालना, फिर पूरे दिन दिखाना। इसमें हर समय पर पॉलिटिकल पार्टी या उस कैंडिडेट या उसका एजेंट मौजूद रहते हैं। जब मशीन में कमीशनिंग होती है उस दिन उसमें बैटरी डाली जाती है। पहले आया था, पहले और बहुत सारी चीजें आई थी कि वो हैक हो सकती है, उसका वोट इधर डाला तो इधर जा सकता है, कुछ हो सकता है। ये पहली बार आया। अब हम ये भी सोच रहे हैं कि इससे अगला क्या आएगा, हम नहीं समझ पा रहे इससे अगला क्या आएगा, बट लगता है अगला भी कुछ आएगा, रुकेगा नहीं। मतलब कितनी बार। एनीवे, कमीशनिंग बहुत जरूरी है समझना। वोटिंग से करीब 5 या 6 दिन पहले कमीशनिंग होती है। 5-6 दिन पहले उस दिन मशीन में सिंबल पड़ते हैं। तो अब मशीन में अभी तक नई बैटरी उस दिन एक डाली जाती है और सील करके उस बैटरी पे भी कैंडिडेट के एजेंट्स के दस्तखत होते हैं। छोड़िए, मशीन पे तो होंगे ही होंगे, हमें भी नहीं पता, हमने भी पता नहीं कब बनाया था ये नियम, हमारे काम आ रहा है अभी कि वो बैटरी पर भी एजेंट के दस्तखत हो। और अब कमीशनिंग के बाद, क्योंकि 5 ही दिन बचे हैं और इसमें सिंबल लोड हो चुके हैं, ये उनके सामने में स्ट्रांग रूम में जाएगी, डबल लॉक लगेगा, 3 लेयर की सिक्योरिटी रहेगी, 3 लेयर की, जिसमें सीएपीएफ भी शामिल होगी, मस्ट है, ऑब्जर्वर होंगे। उसके बाद जब वो पोलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन के दिन निकलेंगी, उस दिन फिर यही प्रोसेस होगा, सारा प्रोसेस वीडियोग्राफ होगा। यानी वीडियोग्राफ होने के बाद फिर वो फील्ड में पहुंचेंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट साथ में रहेंगे, फिर कैंडिडेट के एजेंट साथ में रहेंगे, फिर वहां पहुंचेगी, फिर कहेंगे भाई देख लो इसको, सब ठीक है, जो आपको नंबर दिया, हाँ, और उसके नंबर भी सबसे शेयर किए जाएंगे, इस नंबर की मशीन इस बूथ पे जाएगी। फिर जब वो बूथ पे पहुंच गई तो कहें भाई मिला लो आप, इसी नंबर की है कि नहीं है, वोट भी डाल के देख लो 50 कि ठीक है कि नहीं है।
किसी ने 50 डाले, किसी ने 20 डाले, किसी ने कहा नहीं हमें ठीक है हम नहीं डालेंगे। किसी स्टेज में किसी बूथ पर 20 कैंडिडेट हैं, किसी पर 5 कैंडिडेट हैं, किसी पर 5 ने कम वोट डाले, किसी ने ज्यादा डाले, बैटरी उसी हिसाब से यूज। फिर पूरे दिन वोटिंग हुई, तब एक एक वोट का हिसाब रखा, फिर बंद हुआ। बंद होने के समय में एंड ऑफ क्लोज ऑफ पोल में फिर से दस्तखत कराए, फिर से हिसाब लगाया कितने वोट पड़े, फिर से फॉर्म 17 सी दिया। उसको कितना दिखाएंगे, कौन दिखाता है इतना, बताइए। कोई एक प्रोसेस कंपैरेटिव बताइए पूरी कंट्री में जहां पब्लिक डिस्क्लोजर 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 पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन इतना अधिक हो, कोई ये बताइए प्रोसेस। उसके बाद में बंद करने के बाद में उसको स्ट्रांग रूम में बंद किया, फिर काउंटिंग के समय निकाला तो एक बैरिकेडिंग लगाई, उस बैरिकेडिंग के बीच में से जाएंगे, इधर उधर से नहीं जाएंगे ताकि कोई मिक्सअप ना। अच्छा मिक्सअप कैसे होगा, वो नंबर हमने आपको दिया हुआ है। जब काउंटिंग में पहुंचे तो फिर कहीं भी चेक कर लो, फिर 17C से चेक कर लो, राउंड वाइज राउंड दिस इज हैपनिंग। एंड देयर इज ए प्रोविजन फॉर ऑब्जेक्टिंग टू एनी ऑफ द इशू रिलेटिंग टू दिस एट एनी स्टेज विच हैज नॉट हैपेंड। सो हम इंडिविजुअल जिसने वो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल रोबस्ट है। अच्छा और मैं बताता हूं आपको, आप पिछले 15-20 इलेक्शंस देख लीजिए, इट इज गिविंग रिजल्ट्स आफ्टर रिजल्ट्स डिफरेंटली। जहां मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जब पसंद का रिजल्ट ना आए तभी गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। एनीवे हम सबका इंडिविजुअल जवाब देंगे और आपको भी बताएंगे, उसको वेबसाइट पे डलवाएंगे, वो जवाब दे देंगे आपको। एक FAQ भी बनाएंगे उसका, बताता हूं मैं आपको। बट इसमें थोड़ा सा, चलिए आप अपना प्रश्न पूछ लीजिए, अभी ये बता देता हूं जी, बता दे, ये भी इसी के साथ बता दे। We'll take some questions from the नहीं, ये प्रभु जी का इसके साथ ही बता देता हूं। जैसे मैंने पहले बताया, ये एक सिंगल यूज बैटरी है, जब ये पड़ेगी तो 5 से 7 दिन के लिए इस्तेमाल होगी। इसकी जैसे आपके कैलकुलेटर में बैटरी है, आई मीन इट इज नॉट मोबाइल का बैटरी जो एवरी दिन चार्ज होगी, इट इज लाइक कैलकुलेटर बैटरी, 5 साल तक चलती रहेगी। जब शुरू हुई तो मान लिया वो 100% थी, और वो धीरे 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 यूज डिसयूज, कितना एक्सटेंसिव यूज, कितना ग्राफ क्या सबसे यूज होती रहेगी 10 साल के बाद तक, 5 साल तक। 5 साल में जब बंद होगी तो पता लगा उससे पहले 3-4% थी, आपको पता नहीं लगेगा, सडनली बंद हो जाएगी। बट हमने प्रोविजन बनाया हुआ है कि जब इनिशियल ये शुरू होगी तो इसकी 2 चीज हुई, एक परसेंटेज ऑफ चार्ज, एक आउटपुट। आउटपुट इज इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, इट्स अ वेरी लो रिक्वायर्ड वोल्टेज विच द मशीन्स रिक्वायर। सो एनीथिंग बिटवीन 7.4 to 8 वोल्ट इज कंसिडर्ड कि बिल्कुल परफेक्ट स्थिति में है और इसको आप डाल सकते हैं। तो इट इज इनिशियली मार्क्ड एज दैट यस इट इज ओके, गो हेड, 99% इट इज चार्ज। नाउ आफ्टर कमीशनिंग के समय में भी मॉक पोल की जरूरत है, पोलिंग स्टेशन में भी मॉक पोल की जरूरत है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी अलग अलग है। सो ये एवरीथिंग कैन डिफर डिफरेंटली, और जब भी वोल्टेज 7.4 से नीचे आएगी तभी ये एक्चुअल वो दिखाना शुरू कर देगी। दिस इज हाउ इट इज डिजाइंड। एंड अगर 5.4 या कोई परसेंटेज है उसके आस 5.8, जब 5.8 पर आएगी तो ये सिग्नल देगी, जैसे गाड़ी सिग्नल देती है येलो बटन दबा के कि अब ये बंद होने वाली है, सो प्लीज रिप्लेस। दिस इज व्हाट इट इज। बट फॉर जनरल, जिससे कि टेक्निकल लोग भी इसका एग्जामिन कर सकें, आप लोग भी जान सकें, हम इसका एक बिल्कुल डिटेल बना के, जितना मैंने बताया इससे भी ज्यादा विस्तार में, इसको FAQ में डालेंगे। और जो भी सदस्य गणों ने, जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स ने हमसे पूछा है और जो पार्टीज ने हमसे पूछा है, उनका हम बहुत इज्जत के साथ, बहुत सम्मान के साथ पूरा जवाब देंगे। और जैसे जैसे आरओज अपना अपना जवाब दे देंगे, वी हैव आस्क्ड ऑल आरओज 20 कि आप सब डॉक्यूमेंट करिए, सब बताइए कि कब कमीशनिंग हुई, सब बताइए कौन कौन साथ में था, पूरा डिटेल विस्तार बनाइए, पूरी प्रोसेस एंड टू एंड। और बनाने के बाद माननीय कैंडिडेट को आप जवाब दीजिए। दिस इज योर ड्यूटी इन लोकतंत्र, अगर कोई पूछ रहा है तो आप जवाब दें, हम उसका जवाब देंगे। और जवाब देने के बाद कंपाइल करके हम आपको भी सबको बताएंगे, इसको बताएंगे। Thank you. We will take one question from sir, media friend from Maharashtra also with us, sir. Gentleman in the third row, please. Few more last round. नमस्कार सर, मेरा नाम प्रमोद जगताप है, मैं सकाल मीडिया ग्रुप के अच्छा, एक चीज और बता दूं, एक चीज और इसमें मैं आपको बता दूं, एक हमारा C&B का भी प्रोसीजर है, जो माइक्रो कंट्रोलर और प्रोसेसर को हम चेक कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इन 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई भी रिक्वेस्ट C&B की आई है, कोई रिक्वेस्ट नहीं। सो एनीवे वी विल गिव स्पेसिफिक रिप्लाईज अपॉन। यस प्लीज। हाँ सर, मेरा नाम प्रमोद जगताप है, मैं सकाल मीडिया ग्रुप के शाम टीवी चैनल से हूँ। मेरा सवाल जो है वो सिंबल को लिखे। महाराष्ट्र में एनसीपी के 2 गुट होने के बाद तुतारी और ट्रम्पेट, तुतारी जो है शरद पवार की पार्टी को दे दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव में ट्रम्पेट जो है वो भी सिंबल कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को दे दिया था। इससे ज्यादा वोट उस इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने लिए थे। शरद पवार के एनसीपी का ऐसा कहना है कि ये सिंबल जो है वो फ्रीज करना चाहिए। महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने स्थानिक स्वराज्य संस्था की जो चुनाव है उसमें वो फ्रीज किया है, लेकिन केंद्रीय चुनाव ने अभी तक उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया। तो आप उसको लेके कोई आपकी एसओपीज बनाने वाले हो, वो सिंबल अभी फ्रीज करने वाले हैं, उसके का जरा से विस्तार बताइए प्लीज। Gentleman in the this side, thank you.
राजीव सर, मैं आनंद कुमार सिंह हूं, न्यूज इंडिया न्यूज चैनल से। सर, मेरा एक सवाल आपसे है। मैंने लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर कवर किया था, तो मैंने तेलंगाना में देखा कि हिजाब को लेकर लोकसभा बीजेपी की प्रत्याशी थी, तो वो हिजाब को लेकर आइडेंटिफाई कर रही थी, जिसको लेकर विवाद हुआ था। और ऐसा ही जम्मू कश्मीर में भी हुआ। किश्तवाड़ से शगुन परिहार को उम्मीदवार थी बीजेपी की, तो वो भी हिजाब उठाकर शक्ल देखने को लेकर, आइडेंटिटी को लेकर देखना चाहते, जिसको लेकर विवाद हुआ था। दिल्ली बीजेपी ने आपको लिखा है कि इसको लेकर एक एसओपी बनाई है जिससे आइडेंटिटी क्लियर हो सके। तो मेरा सवाल आपसे सीधा ये है कि डेमोक्रेटिक राइट या कल्चरल राइट, आप किसको आगे रखेंगे? Yes, please. Please, to the gentleman. जी सर, एक सवाल ये भी था कि आपने एक करके We'll go by अनुज please. जी सर, अभी जो है आपने चुनावों की तारीखों का ऐलान किया है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी सीट्स हैं विधानसभा जहां पर उपचुनाव होना था या लोकसभा जिन पर नहीं ऐलान किया गया। वो कौन कौन? सब पर यूपी की 10 सीटें थी। 10 की 10 होंगी। 9 किया। Bashirhat is under the election petition. There is an election petition in Bashirhat. So that is one case. 10 सीटें थी। Milkipur also is under election petition. So let me say it that way. जहां election petition नहीं है वहां सब में हो रहा है, ठीक है? वो दे देंगे, वो 2 तो मैंने बताई थी आपको। चलिए, let us go orderly. Yeah, please follow our system. Thank you. Two more. This row. Bring. 2 last questions, please. Sir, this is Nishant Azad from Organizer English Weekly. My question is that misuse of AI and deepfakes is increasing. So, what are the steps Election Commission is taking to deal with this issue? Good question. सर, अभी मुंबई जैसे बड़े शहर में जिस तरीके से दिन दहाड़े मर्डर हुआ, महाराष्ट्र में जिस तरह से लगातार घटनाएं बढ़ी हैं अपराध की, इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंताएं हैं, बहुत सारी बैठकें भी हुई हैं। इसको लेकर किस तरीके से चुनाव आयोग ने इससे पहले हालांकि बैठक की थी, अब किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं ताकि खास करके शहरी इलाकों में जहां पर आप वोटिंग परसेंटेज वैसे भी कम देख रहे हैं, बांद्रा का इलाका हो, जुहू वर्सोवा, कैसे लोगों में कानून और व्यवस्था के लिए लोगों के मन में विश्वास पैदा करेंगे ताकि लोग वोटिंग के लिए ज्यादा निकलें? Thank you. So, we will take one more question, sir. Let him answer. Let him answer. Let me answer these questions first. About this symbol, first question is about the symbol of the NCP. NCP का जो symbol है, man blowing turi. So, उसमें हमारे पास में 2 रिक्वेस्ट आई थी NCP SP से। एक तो ये आई थी कि उनको जब हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है स्टेट पार्टी, तो उन्हें हम कंट्रीब्यूशंस रिसीव करने की भी स्वीकृति दें। और दूसरी रिक्वेस्ट आई थी कि उनको जो उनका सिंबल है वो प्रोमिनेंट नहीं है, वो जब वोटिंग मशीन के बैलेट यूनिट के अंदर में छोटा दिखाई देता है, तो उसका रेशियो ऐसे चेंज कर दीजिए कि वो स्पष्ट से मैन ब्लोइंग टूरी दिखाई देने लगे। और दूसरी रिक्वेस्ट एक और भी साथ में थी कि उस जैसा एक कोई ट्रम्पेट है उसको हटा दीजिए। 3 रिक्वेस्ट। सो पहली रिक्वेस्ट हमने उनकी मान ली, हमने उन्हें उसी दिन ऑथराइज कर दिया था कि आप ड्यूली कॉन्ट्रीब्यूशंस ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू द डिस्क्लोजर्स विच एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज टू डू। सेकेंडली, हमने उनको लिखित में यह भी छूट दी थी कि आप खुद हमें बताइए कि आप अपने सिंबल को मैन ब्लोइंग टूरी को किस तरीके से बैलेट यूनिट में दिखाना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा था हम इस तरह से दिखाना चाहेंगे, 1-2 चॉइस दी थी, जो उनकी पहली चॉइस थी वो हमने मान ली। सो इस इलेक्शन में उनका सिंबल वुड भी ज्यादा दिखाई देगा, मतलब प्रोमिनेंटली दिखाई देगा। तीसरी रिक्वेस्ट थी वो एक ट्रम्पेट है इस टाइप की, जो कि मैन ब्लोइंग टूरा से बिल्कुल डिफरेंट है, तो कमीशन ने उसी दिन बताया था कि वो उससे डिस्टर्ब नहीं करते। सो ऑल दी 3 हैव बीन एक्सेप्टेड, दैट इज वन। ऑल AI and deepfakes, this is a very contextual question. This is disturbing all the elections world over. I have said it earlier also. It's a very serious issue. हमने इसके लिए 2-3 चीजें की हैं, और आपने अगर 24 पार्लियामेंट्री इलेक्शन में देखा होगा, सो ऐसी घटनाएं हम रोक पाने में सक्षम हुए थे कि किसी की फोटो किसी के साथ लगा दी, किसी की आवाज किसी के साथ मिला दी, इस तरीके के बहुत पॉसिबल AI रिलेटेड न्यूसेंस हो सकती थी। वी वर एबल टू कंट्रोल इट एसेंशियली थ्रू the control rooms which have been set up, social media teams which have been set up in all the districts I am saying, and in police headquarters, to monitor continuously anything which is fake and take corrective action immediately. This has led to, in some cases, take down, some cases block it, and in some cases even criminal action wherever it was warranted. कुछ लोग हैं जो अभी भी एकदम झूठ नैरेटिव किसी न किसी तरीके से चलाते हैं। हम उसको अभी तक हमने कुछ नहीं किया है, अभी तक हमने उसको ये सोच के रखा हुआ है कि लोग खुद देख देख के समझ जाएंगे कि ये झूठ है, इसलिए वी आर गोइंग एब्सोल्युटली स्लो, बट इट हैज नॉट क्रॉस द रेड लाइन। द डे इट क्रॉसेस रेड लाइन, दे विल आल्सो बी टेकन। आइडेंटिटी, डेमोक्रेटिक identification versus cultural identity. This has conduct of election rules. Section 35, Rule 35 specifically mentions about the identification of electors, and also 34 mentions about facilities for women electors.
एग्जैक्टली इन 2 प्रोविजंस के तहत आइडेंटिफिकेशन का कार्य जो कि रूल्स में प्रोवाइडेड है उसी हिसाब से किया जाएगा, बट विद फुल रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट टू द कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ द एंटायर इशू विच आर प्रिवेलेंट इन मेनी स्टेट्स, which are prevalent in Rajasthan, which are prevalent in many parts of the country. That will be according to the rule position and also the fullest possible respect to the cultural milieu of that particular area. Violence in elections. We, after the MCC declaration, we will make it extremely clear to the police authorities, the state civil authorities in a particular state which you are mentioning, that violence of any kind and the crime of this nature which has a political overtones would be absolutely a no-go area for the commission. ये उनको सख्त हिदायत, हम इमीडिएटली ये पहले से ही सोच के बैठे हैं कि जैसे ही हम इलेक्शन, अभी तक हमारा रूल नहीं था, जैसे ही अब ये एमसीसी लागू है, वी विल हैव ए वेरी स्ट्रिक्ट व्यू ऑन दिस एंड वी विल डायरेक्ट एवरीवन दैट किसी भी तरीके की वायलेंस और किसी भी तरीके का क्राइम स्पेशली अगेंस्ट एनी पॉलिटिकल पर्सन शुड नॉट हैपन, शुड नॉट रिपीट, शुड नॉट हैपन. वी हैव नॉट अलाउड इट टू हैपन इन हरियाणा, J&K, स्टेट आफ्टर स्टेट. वी आर श्योर दैट इट विल नॉट हैपन. वहीं उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है और बताया जा रहा कि गाजियाबाद सदर सीट, फूलपुर विधानसभा, मझवा विधानसभा, करहल विधानसभा, कुंदड़की विधानसभा, खैर विधानसभा, कटहेरी विधानसभा, सीमासौ विधानसभा, इन सारी सीटों पर 13 नवंबर को वोटिंग होगी और 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा. और इसी के साथ झारखंड में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और बताया जा रहा कि झारखंड के 81 सीटों पर चुनाव होना है. और इसी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा जो कि वर्तमान में झारखंड में सत्ता में है, उसने बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं पर सवाल उठा दिया है. आपको बताते चले कि चुनाव आयोग की घोषणा से एक दिन पहले ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए साफ तौर पर कह दिया था कि कल झारखंड के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है. और इसके बाद झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब सवाल उठा दिया है कि आखिर किसी राज्य के सीएम को यह कैसे पता था कि कल चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने वाला है. और इसी के साथ हेमंत सोरेन सरकार का और उनके तमाम मंत्रियों ने यह आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही है, यानी कि कई सारे संस्थाओं को इन लोगों ने बंधक बना रखा है. वहीं आपको बताते चले कि झारखंड में 2 फेज में वोटिंग होना है और वोटिंग 13 नवंबर को होने वाली है और दूसरे फेज की वोटिंग 20 नवंबर को होगी. वहीं अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन 18 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा और नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 25 अक्टूबर तय की गई है. नामांकन पत्रों की जांच 28 अक्टूबर तक होगी, यानी कि स्क्रूटनी जिसको बोलते हैं. वहीं नामांकन वापस यानी कि नॉमिनेशन वापस लेने की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर होगी. मतदान 13 नवंबर और दूसरा मतदान जो है 23 नवंबर को होगा. आपको बताते चले कि झारखंड में 2 चरणों में मतदान होने वाला है. पहला 13 नवंबर और दूसरा 23 नवंबर को होगा. वहीं बताया जा रहा कि अधिसूचना जारी होने के साथ 22 अक्टूबर को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी. वहीं महाराष्ट्र में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और बताया जा रहा कि गैजेट नोटिफिकेशन 22 अक्टूबर को जारी किया जाएगा. नॉमिनेशन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर रखी गई है. नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 4 नवंबर 2024 तक है. वहीं मतदान जो है 20 नवंबर को होने जा रहा है. आपको बताते चले कि महाराष्ट्र में 1 चरण में ही चुनाव होगा, झारखंड में 2 चरण में चुनाव होगा, जबकि महाराष्ट्र में सीटों की संख्या अधिक है और चुनाव परिणाम 23 नवंबर को जारी किया जाएगा. वहीं आपको बताते चले कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने तमाम मीडिया चैनलों पर सवाल उठा दिया है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? एक तरफ जहां झारखंड में बीजेपी बहुमत में आने का, सत्ता में आने का दावा कर रही है और ये भी कह रही है कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे झारखंड में एनआरसी लागू करेंगे. बीजेपी का ये भी कहना है कि जिस झारखंड में
44% आबादी आदिवासियों की थी, जो कि घट करके महज 24% हो गई है। और रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ कर चुके हैं और वोट बैंक की राजनीति झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि वर्तमान पार्टी सत्ता में है, वो कर रही है और इन लोगों को अवैध तरीके से बसाया जा रहा है। एनआरसी लागू होने के बाद इन लोगों को, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्या मुसलमानों को खदेड़ कर भारत से बाहर भगा दिया जाएगा। इस मुद्दे पर हमारी नज़र बनी हुई है और जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।